आइए जानते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके NCERT बुक से लिया गया है, तो इसीलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना, यानी कि कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को कहते हैं टेक्सटाइल। तो समझ गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई, तो देश में सबसे पहले जो है कपड़ा का मिल लगाई गई थी कोलकाता में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया पहला नंबर ऑप्शन सही, यानी कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई कोलकाता में। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। 1854 में कपड़े की मिल लगी, तो 1854 में कपड़े की मिल लगी थी मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया चौथा नंबर ऑप्शन सही। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। सिल्क प्राप्त होता है, तो सिल्क प्राप्त होता है कोकून से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा नंबर, यानी कि सिल्क प्राप्त होता है कोकून से। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, तो वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम यानी कि मजदूर की भी आवश्यकता होगी, कच्चा माल की भी आवश्यकता होगी और ऊर्जा की भी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया चौथा, यानी कि उपयुक्त सभी। वस्त्र उद्योग के लिए हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हमें ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम ज़्यादा मात्रा में वस्त्र तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कच्चा माल की भी आवश्यकता होती है, कच्चा माल के रूप में जैसे कि कपास हो गया, रेयान हो गया, कोकून हो गया, ये सब है कच्चा माल। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र तैयार करते हैं। और मजदूर, यानी कि श्रम का मतलब हुआ मजदूर। मजदूर नहीं रहेगा तो वहाँ पे काम कौन करेगा? तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है वस्त्र उद्योग के लिए। जैसे कि हम लोग शक्कर चीनी बनाते हैं, तो शक्कर चीनी के लिए हो गया कच्चा माल क्या, गन्ना। गन्ना ही ना है कच्चा माल, उसी कच्चा माल को तैयार करके ना हम लोग बनाते हैं जो है चीनी, इसके बाद हो गया शक्कर। तो समझ गए। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन सही। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। और ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको बार बार आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है, तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए, और अक्सर पूछा भी जाता है, तो आपको वहाँ पर बन जाए। तो इसका क्या हो जाएगा घ नंबर। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो भाई सेल के अंतर्गत आता कौन है? तो सेल के अंतर्गत आता है दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला। तो यहाँ पे देखिए बर्नपुर नहीं आता है, यानी कि इनमें से जो है ना बर्नपुर जो है केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पे देखिए दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, ये जो है लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है और ये सेल के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आया है, बार बार पूछता है कि सेल के अंतर्गत कौन आता है? तो कौन आता है? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला। तो समझ गए। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो सेलम लौह इस्पात केंद्र जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एक अच्छा अंक दिलाने में काफ़ी मदद करे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
मस्त पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनिए और आगे बढ़ते रहिए।